नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे शो गूगली में। मैं आपका होस्ट हूँ रवि और मेरे साथ है मेरे मित्र सचिन। हम दोनों अप्रवासी भारतीय हैं जो कि काफ़ी समय से अमेरिका में रह रहे हैं और भारतीय क्रिकेट को बहुत ही पैशनेटली फॉलो करते हैं। वेलकम एंड नमस्कार। हम डिस्कशन करेंगे इंडियन क्रिकेट के बारे में एक फैन के नज़रिए से। जिस इमोशन और सेंटिमेंट से हम ये गेम देखते हैं और जो हमारे ऊपर गुजरती है उसके बारे में हम आपसे एक फ्री, फ्रैंक, नॉन पॉलिटिकल और अनबायस्ड डिस्कशन करेंगे। चले शुरू करें शो को। तो आइए करते हैं शो की शुरुआत। आज का शो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मगर शो शुरुआत करने से पहले सचिन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपको मालूम है क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे सवाल का ऑनेस्टली जवाब नहीं पता, क्योंकि अभी मेरा फोकस सिर्फ क्रिकेट पे है। अगर आपको नहीं पता और अगर सभी श्रोतागण ये जानना चाहते हैं कि क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कृपया शो के अंत तक बने रहें। हम इस प्रश्न का उत्तर शो के आखिर में देंगे। तो सचिन, आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज अभी अभी समाप्त हुई है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हालांकि भारत ये सीरीज 3-1 से जीत तो गया, मगर जो स्कोर है वो दर्शाता नहीं है कि ये सीरीज कितनी क्लोज थी। आखिरी टेस्ट मैच के, चौथे टेस्ट मैच के आखिरी दिन नहीं, थर्ड डे पे भी नहीं, मेरे हिसाब से सेकंड डे पे, जब इंडिया की हालत बहुत ही खस्ता थी और उनके 6 विकेट गिर चुके थे, 146 पे 6 हो गए थे, और जब पंत आए तो मैं बस यही सोच रहा था कि किसी तरीके से पंत हमारी नैया को पार लगा दें। और मुझे एस.डी. बर्मन का गाना याद आ रहा था, ओए माझी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उस पार, हम इस पार, तुम इस पार, ओ मेरे माझी, लगा दे हमारी नैया पार। तो मगर हमें ऋषभ पंत ने निराश नहीं किया और उसने उसी खेल का प्रदर्शन किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और एक बहुत ही मुश्किल स्थिति से उन्होंने और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी ने हमें निकाला और हमें ये टेस्ट मैच जिताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रही इस मैच के अंदर, पिच को लेके काफ़ी विवाद रहा। जो ब्रिटिश मीडिया है, माइकल वॉन, केविन पीटरसन और जो भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने पिच को लेके एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं, राई का पहाड़ बनाया। सचिन, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं एग्री नहीं करता हूँ पिच के बारे में। चलिए, ऐसा है कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन मीडिया के लिए, एक्स प्लेयर्स के लिए रहा होगा, बट देखिए, पिच बनाने का जो श्रेय होता है और जो उसका राइट है वो एक होम टीम के पास है, और आईसीसी रेगुलेशंस होती हैं डेफिनेटली। सो ये तो एक, मेरे ख्याल से ये बेकार की कंट्रोवर्सी उठाई गई थी। अगर आप सारे टेस्ट मैचेस देखें और पिचेस को देखें तो कोई भी पिच में ये नहीं था कि बॉल कोई एकदम ही लो हो गई और वो सुर्रा हो गई, या एकदम अचानक खिलाड़ी को डेंजरस नहीं थी। ये स्पिनिंग ट्रैक्स थे। अगर आप इंडिया में क्रिकेट खेलने आते हैं, चाहे सब कॉन्टिनेंट में कहीं भी जाते हैं, तो आपको स्पिनिंग ट्रैक्स मिलेंगे। सिमिलरली जब हमारी टीम ओवरसीज़ ट्रैवल करती है, चाहे वो न्यूजीलैंड जाए, चाहे वो इंग्लैंड जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाए, तो उनको वो पेस एंड बाउंस की पिचेस का सामना करना पड़ता है। कंट्रोवर्सी तब उठी थी जब 2 दिन में पिंक बॉल टेस्ट ख़त्म हो गया, तो फिर बड़े आसानी से सारा मीडिया और सारे एक्सपर्ट्स भूल गए। हम भी तो न्यूजीलैंड में 2-2, 3-3 दिन में गेम ख़त्म करके हारे हैं। तो पिच की बात तो तब नहीं उठी थी। तब हमेशा ये कहा जाता था कि हमारे बैट्समैन के पास टेक्निक नहीं है, कि वो स्विंग और पेस एंड बाउंस इन सबको खेलने में कमज़ोर हैं। तब ये भी कहा जाता है कि न्यूजीलैंड के बॉलर बहुत और क्या कहते हैं, या इंग्लैंड के बॉलर या ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। भाई, हमारे बॉलर ने भी अच्छी बॉलिंग करी और आपकी विकेटें चटकाई। हाँ, तो बेसिकली बात ये है साहब कि ये स्पिनिंग ट्रैक्स थे, ठीक है। इसमें जिसके पास बेटर स्पिनर है वो गेम जीतेगा। ऐसे ही अगर आपको याद हो तो एक बार हमने स्पिनिंग ट्रैक बनाया था काफ़ी साल पहले, जब ऑस्ट्रेलिया आया था, तो उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच हमको हराया था। और उसमें जो उनके स्पिनर्स थे, उन्होंने एक स्टुअर्ट मैकगिल थे और साथ में उस समय नेथन लायन आए थे, यंग थे उस समय, लेकिन
उन्होंने बड़ी हमारी हालत ख़राब करी थी। सिमिलरली जब इंग्लैंड आया था एक बार, तो इंग्लैंड के भी स्पिनर्स ने हमारे को परेशान किया था, और जो उनके बैट्समैन ने जब उनको अप्लाई करा था, जैसे केविन पीटरसन थे या तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। आई डोंट थिंक दिस इंग्लैंड टीम वॉज रेडी टू प्ले स्पिन, क्योंकि वो ट्रैक्स पे बॉल को जब उनको कोई भी खेलता हुआ देख रहा था तो बस यही लग रहा था कि किसी समय भी ये जाने वाले हैं। दे वर नो वेयर क्लोज टू द बॉल। बॉल आ रही है, जा रही है, सीधी है, घूम रही है, किसी चीज़ का आइडिया नहीं था। सो मेरे अपनी ओपिनियन में, और हमने काफ़ी फ्रेंड्स ने बैठ के मैच देखे हैं इकट्ठे, और हमने डिस्कस किया कि आई थिंक दिस वॉज अननेसेसरली कंट्रोवर्सी। मेरे ख्याल से इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। पिच की कोई बात नहीं थी, ये कैलिबर और प्लेयर की बात थी। बिल्कुल सही। और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जिसको स्पिन नहीं आता वो जाके अपनी भैंस चराए। हाँ, एग्रीकल्चर तो वैसे भी सारी कंट्रीज में आजकल हॉट टॉपिक है। और मेरे को लगता है कि हो सकता है हमें अपनी गाय भैंसें लेके भी जानी पड़े वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो क्योंकि वो लोग इतनी घास छोड़ने वाले हैं कि हमारी गाय भैंसों को काफ़ी घास मिलेगी चरने के लिए। तो हो सकता है हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लेके जानी पड़े गाय भैंसें। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टॉपिक भी हम जरूर छेड़ेंगे इस शो में, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ना तो न्यूजीलैंड का अच्छा रिकॉर्ड है इंग्लैंड में, ना इंडिया का इतना अच्छा रिकॉर्ड है इंग्लैंड में। सो दिस विल बी द टू टीम्स प्लेइंग एट अ न्यूट्रल ग्राउंड, एंड सो वी विल डिस्कस दैट अ लिटिल बिट लेटर। अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम बात करेंगे वो है इस टेस्ट सीरीज रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में प्लेयर परफॉर्मेंसेस की। मगर इंडिया की परफॉर्मेंस से पहले हम बात करते हैं, चलिए एक बार है ना इंग्लैंड की परफॉर्मेंस पे हम बात करते हैं। जैसे उनके इतने सारे प्लेयर्स थे, जैसे जो रूट, ऑली पोप, और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स। जैसा आपने बोला कि उनको स्पिन खेलने में काफ़ी परेशानी हुई, और श्रीलंका में भी वो इसीलिए जीत पाए क्योंकि जो रूट ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, जॉनी बेयरस्टो ने भी अच्छा जॉनी बेयरस्टो ने भी अच्छा तो मेरे को लगता है एक तो इनकी जो रोटेशन पॉलिसी है, जिसका आई मीन हालांकि वो प्लेयर्स के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बट कभी कभार इम्पोर्टेंट मैचेस में आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है उन चीज़ों को लेके, जो कि मेरे को लगता है इंग्लैंड नहीं रही, और इसी वजह से उनके प्रदर्शन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा। नहीं, एग्रीड। मेरे ख्याल से एक फ्लो एंड कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर इनको प्लेयर्स को रोटेशन पॉलिसी में ब्रेक देना है, देखिए वी आर नॉट इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, हम फिर से बात करते हैं कि हम एक न्यूट्रल बेस पे बात कर रहे हैं और एक फ़ैन के नज़रिए से बात कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से अगर आपको टेस्ट सीरीज़ में बहुत ज़रूरी है कि प्लेयर को एक कंटिन्यूटी मिले, अगर इनको रोटेशन पॉलिसी में उनको रेस्ट देना ही था, तो आई थिंक जॉनी बेयरस्टो या जो रूट जो अच्छा खेले हैं श्रीलंका में, उनको टेस्ट सीरीज़ में कंटिन्यू करते और वाइट बॉल में रेस्ट दे दीजिए। लेकिन जो जैसे जॉनी बेयरस्टो को बुलाया भेजा, सो हाउ डू यू सेटल इन? ये क्वारंटीन कोई इजी पीरियड नहीं है। अब हम प्लेयर की बात करें इंग्लिश प्लेयर्स में, तो जो रूट जो थे सिर्फ फर्स्ट टेस्ट मैच में अच्छा खेले, क्योंकि थोड़ा सा फ्लैट ट्रैक था। फर्स्ट 2 डेज में उनको बैटिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा मिला, और साथ में उन्होंने बॉल को काफ़ी अच्छी तरह से स्वीप किया। उसमें थोड़े से उस गेम में अश्विन मुझे थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म लगे थे फर्स्ट इनिंग में, अदरवाइज नदीम और वाशिंगटन तो उनको बिल्कुल परेशान नहीं कर सके थे। आई थिंक उनका सारा रुख पलटा एक थोड़े से स्पिनिंग ट्रैक्स पे भी, और साथ में बहुत ही लाजवाब बॉलिंग अक्षर पटेल और अश्विन ने जो एक डिफरेंट वैरायटी दी इनको। जो रूट का कोई स्वीप वीप नहीं चला, बल्कि वो 2 बार स्वीप की शॉट पे आउट भी हुए हैं, और वो एक बहुत पीछे जाके अपने डिफेंस में खेलते हैं स्पिन को। तो अगर आप मिस करें तो वो विकेट के आगे खड़े होते हैं ना। खास जब वो उनको एलबीडब्ल्यू हुआ तो उन्होंने रिव्यू भी नहीं लिए जो रूट ने। और जहाँ तक रही बात और कोई प्लेयर के बारे में परफॉर्मेंस की, तो मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि आई डोंट थिंक कि किसी ने भी वहाँ कोई एक स्टैंडर्ड शो किया हो खड़े होने का। अब ये आपके बेन स्टोक्स हैं, बड़ी हाईली रिगार्डेड ऑलराउंडर हैं, प्लेयर हैं, कुछ नहीं है। आप उनकी पेस की बॉलिंग की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से एक गेम खेलने के बाद जेफरा आर्चर इज़ इंजरी प्रोन। वो तो उस तरह से एक मैच खेलते हैं, एक मैच बैठ जाते हैं। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। सो उनके मेरे हिसाब से उनके प्लेयर परफॉर्मेंस में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ही स्टूड आउट।
हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मैंने इनके प्लेयर्स को स्पिन खेलते हुए भी देखा, जैसे ऑली पोप को, जैक क्रॉली को या डॉम सिबली को। ऐसे लग रहा था जैसे वो पिच के ऊपर हिरन की तरह कुलाचे भर रहे हैं और वो बस बस जंप करके कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। दे वांट टू मेक समथिंग हैपन। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया जो है वो पहला मैच भी इसीलिए हार गया क्योंकि वो इतने लंबे टूर से ऑस्ट्रेलिया से आए थे। ये काफ़ी जैसे थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे या कंप्लेसेंट हो गए होंगे, तो उस वजह से मुझे लगता है वो पहला मैच हार गए। अदरवाइज अगर थोड़ा सा और वो जोश वोश के साथ खेलते तो हो सकता है तो वो मैच भी भारत जरूर जीतता। स्लाइट बिट ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन। मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट है, तभी इसका नाम ही टेस्ट क्रिकेट बोला जाता है। उसमें कंप्लेसेंसी नहीं थी। मेरी अपनी फीलिंग ये है कि वो ओवर डिपेंडेंट थे कि ये ट्रैक स्पिन लेगा। दे वर नॉट मेंटली रेडी कि जो रूट को और भी तरीके हो सकते हैं आउट करने के। अगर देखा जाए तो उन्होंने उस गेम में 3 स्पिनर खिलाए थे, अश्विन, सुंदर एंड नदीम। और जब वो नहीं चले तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट आ गया था। अगर आप शोल्डर्स की बात करें, जो स्पिरिट भी थी वो डाउन हो गई थी जैसे ही इंग्लैंड ने 400-500 रन बनाए थे। आई थिंक हमारे उसमें बॉलर से ज़्यादा लेट डाउन हमारे बैट्समैन ने किया था हमारे को। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, मगर मैं फिर थोड़ा बॉलर्स को भी यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं ब्लेम करना चाहूँगा। वो इसीलिए, एक तो वो ईशांत शर्मा का काफ़ी टाइम बाद एक मैच था, तो थोड़ा वो भी हो सकता है कि थोड़ा सा भाई खिलाड़ी में भी ऐसा अगर पड़े पड़े जंग लग जाता है तो हो सकता है वो परफॉर्मेंस वैसी आई नहीं। और बुमराह भी क्या कहते हैं मैच नहीं खेले, जैसे लास्ट ऑस्ट्रेलिया का मैच वो नहीं खेले थे, तो वो भी एब्डोमेन की उससे आ रहे थे, एक तरीके से इंजरी से ही आ रहे थे। तो मेरे को हो सकता है कि थोड़ा या तो मैच प्रैक्टिस नहीं थी या कुछ नहीं थी। और बुमराह का ये फर्स्ट टेस्ट मैच था भारत के अंदर, तो मेरे को लगता है तो सारे फैक्टर्स ने मिल के जो है एक रोल प्ले किया और इसी वजह से वो इंग्लैंड पहला मैच जीता। मगर लास्ट मैच के अंदर भी इंग्लैंड के पास पूरा मौका था। जब वैसे मैंने कहा 146 पे 6, मगर उन्होंने अपने जब 146 पे 6 था तो दे मस्ट बी लाइक उनके मुंह से लाल टपक रही होगी बेसिकली भाई कि हम इस श्रृंखला को 2-2 से बराबर कर सकते हैं, मगर उन्होंने अपने चांस नहीं लिए। और वंस अगेन ये पता नहीं हमारी ज़िंदगी में 4 टेस्ट मैच क्या लिखा है। मैंने आपको पिछले शो में भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के 4 टेस्ट मैच में आई वॉज क्वाइट स्ट्रेस्ड। और इस 4 टेस्ट मैच में भी जब रोहित शर्मा आउट हुए थे, 84 का स्कोर था मेरे ख्याल से, या 80s में ही था जब रोहित शर्मा की हमारी विकेट गिरी थी। आई वॉज एक्चुअली नर्वस। और जब 146 पे जब 6 हुआ था तो ऑब्वियसली तो सचिन आपकी कुर्सी कितनी घिस गई होगी अभी तक है? चौथे टेस्ट मैच देख देख के आपको नई कुर्सी लेनी पड़ेगी। 4 टेस्ट मैच तो मेरा ये हो गया कि मेरे को लगता है कि हर सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के बाद मुझे इस कुर्सी का कुशन चेंज करना पड़ेगा। कुशन नहीं, पाए तो कुर्सी के पाए चेंज करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब इंडियन टीम की परफॉर्मेंस के बारे में हम ब्रीफली हर प्लेयर को थोड़ा सा टच करेंगे, जो स्टैंड आउट करे या जो बिल्कुल फ्लॉप हुए। हाँ, तो मैं शुरुआत करता हूं रोहित शर्मा से, जिनका प्रदर्शन पूरी सीरीज में बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही आला दर्जे का रहा। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे प्रभावित करी रोहित शर्मा के बारे में, वो अपने स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं। वो तो उन्हें हिटमैन शर्मा इसीलिए कहा जाता है, मगर जो उनका डिफेंस था इस सीरीज के अंदर वो काबिले तारीफ था। जिस तरीके से उन्होंने बॉल को डिफेंड किया, खासकर चौथे टेस्ट मैच में जिसमें उन्होंने 49 रन बनाए 144 बॉल्स के ऊपर, वो पुजारा की तरह खेल रहे थे। अब रोहित शर्मा पुजारा की तरह खेल सकते हैं, मगर पुजारा कभी रोहित शर्मा की तरह नहीं खेल सकता। नहीं, पुजारा का मौका है आईपीएल में, चेन्नई के लिए खेलेंगे। अगर धोनी साहब ने उनको चांस दिया तो शायद वो ये शो करें। आई थिंक पूरा विश्व जो है पुजारा को 2020 में देखने के लिए बेताब होगा। आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी देयर। बहुत मेहनत करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ ऋषभ पंत के बारे में। देखिए साहब, ऑस्ट्रेलिया से पहले मैं ऋषभ पंत का कोई इतना बड़ा फ़ैन नहीं था। मैं जब गए थे ऑस्ट्रेलिया तो मेरे को ऋषभ पंत में थोड़ा सा उसका वेट भी ज़्यादा लगा था, और मुझे वो कई बार आपको मैंने कहा भी था ये चीज़ कि ये कहीं देखिए, मैं ना वेट पे नहीं बात करना चाहूँगा। मेरे को ना इससे बहुत चिढ़ मचती है कि भाई अगर थोड़े से मोटे हो गए, थोड़ी कढ़ाइयाँ खा ली या थोड़े शाही पनीर मटर पनीर खा लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई हम खेल नहीं सकते। देखिए साहब, ऐसा है कि आप और हम तो ये कर सकते हैं,
बट दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स. इनकी लॉन्जेविटी, इनकी फिटनेस, और ठीक है एवरीबडी का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो चलिए मैं उस बात पे नहीं बोलता, लेकिन आई प्रॉब्ली वाज नॉट दैट बिग अ फैन ऑफ ऋषभ पंत. और मैं सोचता था कि ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल तरह से बैटिंग करते हैं. ऑस्ट्रेलिया से पहले मेरी ये ओपिनियन थी, लेकिन जब मैंने इनको ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच में उन्होंने 90 ऑड रन्स बनाए थे, और सिडनी टेस्ट में, और अगर वो थोड़ी देर और खेल जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो टेस्ट जो हमने ड्रॉ किया है वो शायद हम जीत भी सकते थे. और उसके बाद जो उन्होंने ब्रिस्बेन में किया, आई कंप्लीटली आई रेज माई हैंड एंड आई से कि आई चेंज्ड माई ओपिनियन. आई थिंक ही ब्रिंग्स अ डिफरेंट डायनामिक टू द गेम, और वो एक डिफरेंट एंगल लाते हैं इंडियन टीम में. तो आप ये सोचिए, आप दूसरी टीम बारे सोचेंगे कि अगर रोहित चल गया शुरू में और बीच में आके पंत चल गया तो नो टारगेट इज स्मॉल. ये बात आपने बिल्कुल सही तो की. जहाँ तक पंत की बात है, हिज कीपिंग हैज इम्प्रूव्ड. मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत मेहनत करी है. आई थिंक द कीपिंग केम विद हिज कॉन्फिडेंस. जब उनकी बैटिंग अच्छी हुई, और यंग है, उनको तारीफ के फूल जब उनको ड्रेसिंग रूम में लोगों ने और पीठ पे थपथपाई होती है तो आदमी का खून बढ़ जाता है. आई थिंक अब उनमें, उनके माइंड में एक स्टेबिलिटी आ गई है कि आई एम हियर टू स्टे. बिल्कुल सही बात कही आपने. आई थिंक उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में 23 साल, सिर्फ मात्र 23 वर्ष के हैं, और इसी छोटे से करियर में उन्होंने अपने इतने उतार चढ़ाव देख लिए हैं कि मेरे को लगता है कि ही हैज़ कम ऑफ एज. आई थिंक ही नोज व्हाट हिज गेम इज, how he needs to prepare, how he needs to evolve his game. और उसका काफ़ी हमने वो देखा है प्रभाव इनके क्रिकेट पे, कि कैसे इन्होंने अपने क्रिकेट को इम्प्रूव किया है और कैसे इन्होंने मुश्किल वक्त से जूझना सीखा है. तो बहुत ही बढ़िया गेम लगा. हाँ, और इनके अगेंस्ट बहुत मीडिया ने भी काफ़ी बातें उछाली, क्रिटिसाइज किया. तो आई थिंक ही हैज़ कम आउट वेरी स्ट्रांग, एंड I am a fan of him now. Yes. बहुत सारा ही विश्व जो है, जो ऋषभ पंत है, मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि ऋषभ पंत, he is a kind of talent who is very ethereal. He transcends the game of cricket. People sometimes go to watch cricket because of one particular player, and Rishabh Pant is that kind of player that people will go to watch cricket just to watch him play, to bring an element of unpredictability that he brings, to bring the kind of adrenaline rush that he brings to the game, and he plays with a smile on his face. Oh yes, गाना गाते हैं पीछे, अपने कुछ गुनाते रहते हैं. एक बार उन्होंने क्या बोला था, घुमा के दे इसको, ये करके दे, और नॉन स्टॉप बोलते हैं. तो मेरे ख्याल से ये एक पाकिस्तान के कीपर होते थे, मोइन खान, हाँ, जिनके बारे में वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा है कि वो नॉन स्टॉप बोलता था. लेकिन जब वीरेंद्र सहवाग गाना गाता था बैटिंग करते हुए, तो वो फरमाइश भी देता था वीरेंद्र सहवाग को कि भाई ये सुना दे, क्योंकि जो आदमी 300 रन बनाएगा पाकिस्तान के साथ, तो वो 10-12 घंटे बैटिंग करेगा, तो उसके गाने ही सुनने थे उनको. सो ऋषभ पंत के बारे में लेट्स होप कि इसका फ्यूचर और इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पर्सन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हैं वाशिंगटन सुंदर. मेरा वाशिंगटन सुंदर के बारे में, बिफोर रवि को मैं जंप करने के लिए कहूँ इस पे, मैं ये कहूँगा कि वाशिंगटन सुंदर एक इंजरी रिप्लेसमेंट आए थे ऑस्ट्रेलिया में. सही. 3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अपनी स्टेट टीम के लिए नहीं खेले थे. वी ऑल्सो नो दैट अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन्होंने जब इंडिया के लिए खेले थे तो एज अ बैट्समैन खेले थे. बिल्कुल सही. अब आप बताइए कि आपको इनका टेस्ट क्रिकेट सीरीज इंग्लैंड वाले में, साथ में आपको इनके फ्यूचर के बारे में ऑनेस्टली क्या लगता है? मैं वॉशिंगटन सुंदर के खेल से बहुत बहुत प्रभावित हुआ हूँ. जो इनका डिफेंस है ना, आपको लगेगा कि मैं ना डिफेंस की बहुत तारीफ करता हूँ, मगर मेरे को लगता है टू हैव द बेस्ट डिफेंस gives you ability to attack well at the later stages of game, जैसे ऋषभ पंत कर पाए थे. उन्होंने पहले अपने 50 रन जो है बड़े धीमे, बहुत ही ध्यान से बनाए, और उसके बाद बाकी 50 रन उन्होंने ऐसी रफ्तार से बनाए जैसे 2020 मैच है. मुझे तो डाउट हो रहा था कि ऋषभ पंत
एक बार ब्रेक में अंदर गए थे तो कहीं उनका ट्विन ब्रदर आके ना खेल गया। हो सकता है। क्योंकि जो पहला जो खेला था वो राम था और जो बाद में खेला वो श्याम था। हाँ मेरे को जैसे कई बार ये लगता था कि ये ब्रेक मांगने गए हैं और जब वापस आए हैं तो कोई दूसरा आ गया। इट वाज अनबिलीवेबल कि लास्ट के 20-25 बॉलों ने इन्होंने एकदम गेम चेंज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वॉशिंगटन सुंदर के पास सारे तरह के शॉट्स दिखे, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ऑफ साइड का गेम है उनका, और बहुत ही क्या कहते हैं एकाग्रता से खेलते हैं। बिल्कुल भी 21 वर्ष के होके इतना प्रेशर भरी सिचुएशन में परफॉर्म करना कोई आसान काम नहीं है। 2 बार 3 बार और उन्होंने ये प्रूव किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी प्रूव किया, अभी भी प्रूव किया। तो मेरे को लगता है ये भारत क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छे लक्षण है। और जहाँ तक इनके भविष्य की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको आज रवि शास्त्री ने भी क्रिक इन्फो में मैंने उनका कॉलम पढ़ा, उन्होंने यही लिखा हुआ है कि इनको अपनी स्टेट टीम में जाके टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए और ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए। 4 दिवसीय या 5 दिवसीय मैच खेलने चाहिए और उसमें टॉप ऑर्डर में बैटिंग करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने ये लिखी हुई थी वो ये लिखी हुई थी कि इनको बॉलिंग पे भी अपना खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सब लोग वॉशिंगटन सुंदर को उनकी बॉलिंग की वजह से जानते हैं कि ये जब आईपीएल में आए, ये शुरू के ओवर करते थे, बैट्समैन को कंटेन करते थे, तो इन्हें अपनी बॉलिंग में ना और ज़्यादा वेरिएशन लानी पड़ेगी टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, जिससे ये 2-3 विकेटें भी चटका सकें तो और एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका अदा कर सकें। तो रवि, आपकी बातों से लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हो कि इनको कमबैक करना पड़ेगा टीम में। कमबैक मेरे हिसाब से कमबैक तो काफ़ी मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा। बट आपकी बातों से यही लग रहा था कि मगर इनके लिए जगह नहीं है टीम में। अगर देखो, अगर आप एग्रीड, अगर रविंद्र जडेजा आते हैं, रविंद्र जडेजा मेरे को लगता है कि ही इज ऑन टॉप ऑफ द ऑलराउंडर्स, ही इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। मैं एक्चुअली रविंद्र जडेजा के बारे में विदाउट प्लेइंग दिस सीरीज में एक उनकी तारीफ में बात कहता हूँ। आज हम ये बेन स्टोक की माला जपते रहते हैं, तो बेन स्टोक अपने होम पिचेस पे या पेस पिचेस पे, क्योंकि वो बॉलिंग करते हैं, उनको एड मिलती है बॉलिंग में, तो विकेट लेते हैं। तो जडेजा साहब भी अपनी एड वाली पिचेस में अच्छी खासी लोगों की बत्ती बुझा देते हैं। स्टोक्स ने अभी तक सब कॉन्टिनेंट में अपने आप को एज अ बैट्समैन प्रूव नहीं किया। अब आप रविंद्र जडेजा के बारे में आ जाइए तो उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके बैटिंग करी है और रन बनाए हैं। तो अगर मेरे बुक्स में अगर हम नंबर दें ऑलराउंडर्स की, एंड अनसंग हीरो है मेरे ख्याल से ये, अगर आज वर्ल्ड में आप गिनती करेंगे तो जो एक बार याद है कंट्रोवर्सी उठी थी अंबटी रायडू के साथ, 3 डायमेंशनल प्लेयर, जो टेस्ट में कहा था, जब उनके विजय शंकर को ले लिया था और रायडू को छोड़ दिया, उसने कहा था मैं 3D ग्लासेस लगा के देखूंगा। तो जडेजा जेन्युइनली 3D है। जडेजा इतने मल्टी डायमेंशनल है, इतने 3D प्लेयर हैं कि उनके लिए आपको अपनी आंखों पे 3D चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही 3D दिखेंगे आपको। ये तो रविंद्र जडेजा ने जो रन आउट किया था ऑस्ट्रेलिया में, और क्या रविंद्र जडेजा के बारे में आई एम प्रीटी श्योर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे, कि जडेजा मेरे हिसाब से विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग अस विन। मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर को लेके जरूर जाना चाहिए इंग्लैंड में, और बट फिर देन अगेन कि हम बात करेंगे उसके बारे में, हम आगे और बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, खैर अश्विन के बारे में तो क्या ही बात करेंगे, कोई जरूरत नहीं बात वो तो लेजेंड है वो। अब अश्विन हैज पास्ट डिस्कशन। यस, अश्विन ने एक लेजेंड का स्टेटस अटेन कर लिया मेरे दिमाग में। एक हीरो, जो व्यक्ति 8 बारी मैन ऑफ द सीरीज जीते और तेंदुलकर ने 5 ही जीते हैं, तो मेरे हिसाब से उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं अक्षर पटेल के ऊपर। अब अक्षर पटेल की देखिए साहब, अक्षर पटेल 2014 में इंडियन क्रिकेट टीम में आए थे वाइट बॉल में। तो कोई अक्षर पटेल अब यंगस्टर या कोई 22 या 23 या 21 ईयर ओल्ड के कोई स्टोरी नहीं है। अक्षर पटेल काफ़ी 30-35 वनडे खेल चुके हैं, 5 या 7 T20 भी खेल चुके हैं, और टेस्ट डेब्यू अब उनका हुआ था। उनका टेस्ट डेब्यू सिर्फ इसलिए हुआ है इस बार ऑनेस्टली क्योंकि वो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट थे रविंद्र जडेजा के। उन्होंने इमैक्युलेट, बहुत ही कंट्रोल और सुपर बॉलिंग करी है, देयर इज नो डाउट। कोई आदमी 25-30 विकेट ले ले तो वो कोई फ्लूक नहीं है। ये जो रूट ने एक बार 5 ले ली तो कोई जो रूट स्पिनर नहीं बन गया। मैं एक बात इसमें जरूर कहूंगा,
आपको याद है एक बार वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया आई थी, बहुत पहले की बात है, तब नरेंद्र हिरवानी करके एक स्पिनर था, अरे जो लेकर आए थे। हाँ, उसने टोकरा भर भर के विकेटें ली थी, मगर उस सीरीज के बाद गायब हो गए, वो धीरे धीरे गायब हो गए। वो धीरे धीरे वो उस विकेट ले ही नहीं पाए बेसिकली। वो चक्कर क्या है जी, मैंने हमेशा देखा है, एंड दिस इज माय फीलिंग, जो हमारे जो लेग स्पिनर्स होते हैं ना साहब, ये इनका एक फेज होता है जब इनको कोई रीड नहीं कर पाता है और वो विकेट लेते हैं। जैसे जैसे इनके मैच वीडियोस और टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आई हैव सीन कि दे स्टार्ट गेटिंग पिक्ड। सिमिलरली ऐसे ही श्रीलंका के एक दो थे जिन्होंने फिरकी घुमा दी थी इंडिया की और फिर गायब हो गए। एक अजंता मेंडिस, हाँ वही अजंता मेंडिस। सो ये लोग क्या है जी, बट अक्षर पटेल डज नॉट सीम टू बी कि ये वन सीरीज वंडर हैं। अक्षर पटेल विल बी ऑन द इंडियन सीन, बट मज़ा तब आएगा जब ये तीनों स्पिनर की खिलाएं, जडेजा, अक्षर और अश्विन। तो सोचिए दूसरी टीम को, हमारे को लगता है बॉलिंग के लिए पहले ओवर से चालू हो जाएंगे स्पिनिंग ट्रैक पे, बट अक्षर पटेल का फ्यूचर मेरी नज़र में जो है उसको हमेशा एज अ बैकअप स्पिनर रहेंगे वो। देयर इज़ नो वे इन माई आइज दैट ही विल बी एबल टू रिप्लेस जडेजा और अश्विन। हाँ वो बात सही है आपकी, मगर मेरे को ना अक्षर की गेम में जो मैंने देखा, उनको अपनी बैटिंग पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, हालांकि उन्होंने 43 रन बनाए, मगर जब मैं उन्हें जिमी एंडरसन के खिलाफ बैटिंग करते हुए देख रहा था कि वो बॉल ओवर पिच कर रहे थे, बाहर की तरफ लेके जा रहे थे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और वो ड्राइव में आ रहे थे और बॉल को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अगर इंग्लैंड में ऐसे खेलेंगे तो आप समझिए आप जाके पवेलियन का ही रुख करेंगे। नहीं, इंग्लैंड में भगवान करे हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े इसको बैटिंग कराने की इतने नीचे तक, तब तो पवेलियन का ही रुख नजर आएगा। सो अक्षर पटेल एग्रीड कि ये बैकअप स्पिनर रहेंगे। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, इनको अपने थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, मगर हाँ ही कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन इन वनडे क्रिकेट। इंडिया के लिए ये वनडे क्रिकेट में जैसे रोटेशन पॉलिसी अगर इंडिया भी करना प्लस नई बॉल से बॉलिंग कर लेते हैं, तो मेरे को लगता है कि एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, और इनको भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी इनको मौके देते रहने पड़ेंगे, नहीं तो ये भी जंग खा जाएंगे और एकदम से लुप्त हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे। अच्छा, अब आ जाए हम बात, ये हमारे स्टैंड आउट तो ये 3-4 थे, बाकी तो बैटिंग हमारी मिजरेबली फेल हुई है साहब, बहुत ही बुरे तरीके से, एंड आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड। मतलब वो हम लोग मजाक करते थे जब हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते थे कि भैया वो तू तैयार रहे, बस मैं चला तू आया, वो कहते रहे साबुन तौलिए की कहानी है कि आ रहे हैं जा रहे हैं। हमारे जो बैटिंग थी स्टार्टिंग फ्रॉम शुभमन गिल नहीं चले, एक आध इनिंग में कोई अच्छा खेले हैं, यंगस्टर हैं बेचारे, मेरे को लगता है 2-3 बार LPW हुए हैं, अंपायर्स कॉल हुई हैं, बट जो भी है शुभमन गिल। आप सही कह रहे हो बिल्कुल। शुभमन गिल जब वो पहली बार आउट हुए तो वो बॉल को छोड़ रहे थे, तो मेरे को तो समझ में नहीं आया कि आप जिमी एंडरसन की बॉल को ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। इट्स अ गुड लर्निंग। हाँ, इसको ये दिस इज वो कहते हैं ना ट्रेलर है पिक्चर का। तो अभी ये he'll वर्क हार्ड ऑन इट, बेफिक्र रहिए, ये he'll वर्क हार्ड ऑन इट। आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट शुभमन गिल। मैं उस आई लाइक हिम। मैं तो उसका जब इंडियन 19 वर्ल्ड कप फाइनल जो ये इन्होंने जीता था उस टीम में थे ये, तो आई लाइक हिम। टॉल बैट्समैन एंड यू नो फील्स वेरी वेल, तो अच्छा इसका फ्यूचर है अभी। पुजारा, रहाणे, कोहली, मेरे ख्याल से तीनों डिसअपॉइंटमेंट थे, बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट। कोहली ने एक इनिंग बहुत अच्छी खेली थी जिसमें उन्होंने 62 कुछ बनाए थे और अश्विन के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप करी थी। आई थिंक देयर इज समथिंग ट्रबलिंग कोहली, बट कोहली ऐसा है साहब कि कोहली इज कोहली, ही इज़ वर्ल्ड्स नंबर 1 बैट्समैन। सो हम अननेसेसरली कोई ज़्यादा क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहे। आई थिंक ही विल वर्क इट आउट और WTC में उनकी सेंचुरी लगेगी लॉर्ड में। हम तो काफ़ी टाइम से यही बात कर रहे हैं कि कोहली की सेंचुरी लगेगी, कोहली की सेंचुरी। मगर मेरे को एक चीज़ जो उनकी काफ़ी निराशाजनक लगती है कोहली के बारे में, कि कोहली जब आउट होते हैं ना, कभी भी आउट हुए, वो ऐसे क्या फेशियल एक्सप्रेशन हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन जो उनका हाव भाव काफ़ी आश्चर्यजनक रहता है कि मैं कोहली आउट हो गया,
हाँ भाई कोहली साहब आप आउट हो गए, इसमें इतना आश्चर्यचकित होने की कोई बात और नहीं है। और जो बॉलर उनको आउट करता है उसकी बॉल को मिरेकल बॉलिंग बोलते हैं। हाँ कि तो सब, और किसी भी व्यक्ति के बारे में, प्लेयर के बारे में हमें बात करने की इस शो में कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये तो टीम एफर्ट था। स्पिनर्स, दिस वाज अ बॉलिंग गेम, बॉलिंग टेस्ट सीरीज। एंड अब शो खत्म होने से पहले अब जरा हम बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। हाँ अब भाई आई थिंक सारे भारतीय फैंस का मन जो है और हृदय जो काफी आह्लादित होगा। जिन लोगों को आह्लादित का मतलब नहीं पता, उसका मतलब होता है बहुत ही प्रसन्न। मतलब ये हिंदी की क्लास में इसने बहुत सारे नंबर पाए थे जी, क्योंकि जो ये हिंदी लिखता था रवि, वो इसके प्रोफेसर को भी नहीं समझ आई थी। मेरे को ही नहीं समझ में आती थी। मतलब मेरे को हिंदी बोलने का शौक है, अब यहाँ पे इतना मौका मिलता नहीं तो दिल खोल के बोल दिल खोल के बोल लेते हैं और इसी बहाने कुछ सीखते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जब, अगर आपने हमारा पहला एपिसोड सुना हो, तब मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन थी कि हम 3-1 जीतेंगे। मैं गलत था, क्योंकि मैं सोच रहा था हम 3 टेस्ट मैच जीतेंगे रेड बॉल वाले, और 1 टेस्ट मैच हारेंगे पिंक बॉल वाला, क्योंकि उसमें जोफ्रा आर्चर, एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड 3 खेलेंगे। बोलने की बात थी कि हारेंगे, वी कुड हैव आल्सो गिवन अ गुड फाइट, बट सो चलिए एंड में बैलेंस 3-1 का रहा। वी हैव कंफर्टेबली मेड इट टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो कि लास्ट मिनट पे रूल्स चेंज हो गए, बैठे बैठाए। हमने तो कुछ किया भी नहीं था इंडियन टीम ने, ना खेलने में ना खेलने में। सडनली देवर नंबर 3 नंबर 1 से। तो लेकिन एंड में ये होता है साहब कि बड़ी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली है और 2-2.5 साल से, जिसकी वजह से दे फुली डिजर्व टू बी इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। मैं तो कहूंगा आईसीसी ने साजिश अच्छी करी थी, पूरी साजिश करी थी कि किसी तरीके से भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ना जा पाए। पूरी उन्होंने जुगत लगाती थी, मगर हमारे प्लेयरों का कुछ अलग ही इरादा था। उन्होंने सोचा भाई अब ओखले में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना, चलो हम ऑस्ट्रेलिया में ही जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को ही मारेंगे, फिर घर आएंगे, फिर इंग्लैंड को मारेंगे, फिर जाएंगे। अगर हाँ, ये बात अगर यही नियति है तो यही करेंगे अब हम। और देखा जाए तो हमारे लिए टफेस्ट राउट था। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार जाते तो शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहुंचने के लिए 4-0 मारना। अब आप देखिए ना ऑस्ट्रेलिया कैसी डरपोक टीम निकली, वो तो गई भी नहीं साउथ अफ्रीका। उन्होंने सोचा भाई अगर इंडिया हार गई तो ठीक है हम चले जाएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जाके उनका जीतना इतना संभव नहीं वो था। जीत ही नहीं सकते थे, इसीलिए तो वो डर के अपने घर में बैठ गए। और यहाँ पे इंडिया को वो बोलते रहे अरे गाबा आओ। अरे भाई आ गए गाबा, अब क्या करेंगे, हाबा हाबा। और साथ में सबसे बड़ी बात यह साहब कि टीम में एक डिफरेंट करेज है। और मैं एक शो देख रहा था जिसमें सौरव गांगुली ने कहा था कि वो बार बार उनकी एक ही तस्वीर दिखाते हैं इंग्लैंड की, जब उन्होंने नेट वेस्ट टूर्नामेंट में शर्ट निकाल के घुमाई थी, क्योंकि फ्लिंटॉफ ने बॉम्बे में घुमाई थी। तो उसका जवाब दिया था, तो वो कहते हैं भैया वही क्यों दिखाते हो यार, कुछ मेरी वो ड्राइव्स दिखा दो, कुछ मेरे रन दिखा दो। तो ऐसा साहब दादा के पास एक और मौका आएगा जब WTC जीतेंगे हम चैंपियनशिप। अब की बार हमारे प्लेयरों ने शर्ट उतारी ना तो सबके 6 पैक ऐप दिखेंगे, जिस तरीके का फिटनेस है। हमारा ये हमारे टाइम की बात नहीं है, 80s 90s ये दादा के टाइम की बात नहीं है। इन्होंने शर्ट उतारी है क्या भाई, जल्दी पहन ले भाई दादा। हाँ, अब तो सारे ही उस दिन मैं देख रहा था फोटोग्राफ्स। तो साहब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विल बी अ वंडरफुल इवेंट। इसमें बहुत ही बेहतरीन और सुपर स्पोर्टिंग टीम जो कि क्रिकेट को क्रिकेट की भावना से खेलती है, न्यूजीलैंड, हाँ उनके साथ मुकाबला होगा, जिसके कि बैट्समैन केन विलियम्स, मेरे ख्याल से केन विलियमसन के बारे में तो मैं सोचता हूँ कि वो आउट कब होता है, मुझे तो पता नहीं, आउट ही नहीं होता वो। सो आई थिंक हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी, बट इट विल बी फैंटास्टिक, इट विल बी लाइक अ होम गेम, क्योंकि इंग्लैंड है तो सेकेंड होम टू इंडिया है। और सो अगले शो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन जाने से पहले आपको पता है रवि ने घुमा के फेंकी थी एक गुगली, और उसमें ये कहा था कि क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। मैं तो भूल ही गया था बिल्कुल। क्रिकेट को हिंदी में कहते हैं गोल गट्टू, लक्कड़ पट्टू, दे दनादन, ले दनादन। गोल गट्टू तो हो गई बॉल, लक्कड़ पट्टू हो गया बैट, और ले दनादन दे दनादन ये हो गए आपके शॉट्स। चलिए साहब, इसी के साथ बहुत मजा आया, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।
इसी के साथ हम अपने सभी श्रोतागणों का धन्यवाद करना चाहेंगे अपना कीमती समय देने का, और उनसे निवेदन करेंगे कि अगर आपके कोई कमेंट्स हों, सजेशंस हों तो हमें ज़रूर भेजें। हम अपने शो को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे आपका भरपूर मनोरंजन कर सकें। इसी के साथ आप सभी से आज्ञा लेते हैं और जल्दी ही मिलेंगे। बाय बाय।